हफ्ता पूरा शानदार रहा है, बेहतरीन रहा है और हफ्ते की क्लोजिंग भी बहुत ही बेहतरीन ज़बरदस्त रही है। भले ही निफ्टी 50 हमें फ्लैट ही आज देखने को मिला है, बट अंदर में ब्रॉडर मार्केट में काफ़ी बढ़िया खरीदारी हुई है और मार्केट्स ऊपर गई हैं। जैसे अगर हम लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स का जो बेंचमार्क इंडेक्स होता है निफ्टी 100, वो देखें तो वो 0.08% अप है, ऑलमोस्ट फ्लैट है लेकिन थोड़ा बहुत पॉजिटिव में है। वहीं फ्लेक्सी कैप फंड्स का जो बेंचमार्क इंडेक्स होता है निफ्टी 500, वो 0.36% अप है, तो पॉजिटिव में दिखेंगे फ्लेक्सी कैप फंड्स। नेक्स्ट हमारे पास जो मिड कैप इंडेक्स का जो बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी मिड कैप 150, वो 0.86% अप था, तो अच्छा खासा मिड कैप फंड्स भी पॉजिटिव में कल दिखने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्मॉल कैप फंड्स का बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी स्मॉल कैप 250, और ये 1.53 1.5% से ज्यादा ऊपर था। तो स्मॉल कैप फंड्स में कल 1.5% के आसपास उससे ऊपर की भी गेंस देखने को मिल सकती है, और मार्केट कैप वाइज सेगमेंट में स्मॉल कैप सेगमेंट ही स्टार परफॉर्मर आज यहाँ पे रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मल्टी कैप सेक्टर, तो वहाँ पे 0.64% की तेजी रही है। लार्ज एंड मिड कैप में 0.47% की रही है। और टोटल मार्केट इंडेक्स जो होता है, जो लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप सब माइक्रो कैप तक मिला रहता है, 750 स्टॉक का रहता है। कुछ एक दो फंड्स हैं इस कैटेगरी में, तो वहां में 0.38% की तेजी रही है। और माइक्रो कैप लगातार लगातार तूफानी तेजी के साथ बढ़ते हुए स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप के अंदर 0.78% तक की तेजी हुई है। तो एक ही हफ्ते में स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप काफी ज्यादा यहाँ पे जंप हो चुके हैं। दूसरी अच्छी बात यह है कि हमें जो क्लोजिंग मिली है वो 25,000 के ऊपर मिली है, तो 25,000 अच्छा खासा सपोर्ट की तरह हमें यहाँ पे काम करता हुआ दिख रहा है। जिस तरीके के पे 24,300 के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, वैसे 25,000 का लेवल भी अच्छा खासा सपोर्ट की तरह काम करते हुए यहाँ पे दिख रहा है। अगर सेक्टर्स की बात करते हैं तो हमारे पास रियलिटी सेक्टर और मीडिया सेक्टर दोनों आज के स्टार परफॉर्मर रहे हैं। रियल एस्टेट सेक्टर में 1.63% की तेजी थी, 1.11% की तेजी मीडिया के अंदर थी। सबसे ज्यादा आईटी गिरा है 0.84%। आईटी, मेटल, फार्मा, हेल्थ केयर, ये सब थोड़ा निगेटिव में देखने को मिले। अगर थीम की बात करते हैं तो आज भी डिफेंस थीम स्टार परफॉर्मर रहा है, 5% से ऊपर की तेजी डिफेंस थीम में रही है। तो कल डिफेंस फंड्स में काफी जंप हमें देखने को मिल सकता है। अब एक बात यहाँ पे जरूर ध्यान रखना, पिछले जो लगभग 8-9 महीने वॉलिटिलिटी हुई है, जो गिरावट हुई है, आपने डिफेंस, पीएसयू इन सब में इन्वेस्ट करके रखा था, मतलब सेक्टोरल फंड्स में, और पीछे बहुत आप लोगों की हालत खराब हुई थी, बहुत परेशान हुए थे वॉलिटिलिटी के कारण सेक्टोरल फंड्स के। तो डिफेंस फंड में हो सकता है, पीएसयू फंड में, डिफेंस फंड में, क्योंकि अभी बहुत तुरंत ही वॉर वाला सीन हुआ है, काफी जो कंट्रीज है इंक्वायरी कर रही है हमारे यहाँ के डिफेंस के सामान के लिए, तो इसलिए डिफेंस फंड ऊपर जा सकते हैं, थोड़ा बहुत वॉलिटिलिटी बनी रहेगी। तो अगर पॉजिटिव में एग्जिट करके डाइवर्सिफाइड फंड में अगर किन्हीं को जाना है तो उनको चले जाना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए कि एकदम टॉप पे जाएगा डिफेंस फंड तभी एग्जिट करेंगे। लेकिन अगर आपको डर नहीं लगा पीछे की वॉलेटिलिटी से, आप लंबे समय तक बने रह सकते हो बिना डरे, तो फिर वो आपका कॉल होगा। मैं सेक्टोरल फंड से इसीलिए लोगों को दूर रहने के लिए कहता हूं, क्योंकि लोग पैनिक बहुत ज्यादा करते हैं खराब सिनेरियो पे। और अगर लंबे समय में देखें तो ऑलमोस्ट स्मॉल कैप मिड कैप के जैसा ही रिटर्न इनका रहेगा, तो इतनी वॉलेटिलिटी झेलने की एक्चुअल में जरूरत है नहीं। तो ये चीज जरूर ध्यान रखना कि अगर पॉजिटिव में आ गया है और आप इतने टाइम से सोच रहे हो तो पॉजिटिव में आ जाएगा तो एग्जिट कर लेंगे, तो अपना भाई काम कर लेना, उसमें आलस मत करना। कुछ सवाल देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुलविंदर जी का सवाल है, व्हाई मोतीलाल ओसवाल मिड कैप इज नॉट परफॉर्मिंग एज पर इट्स मिड कैप इंडेक्स। इनका कहना है कि मोतीलाल ओसवाल अपने इंडेक्स के जैसा क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रहा है। तो देखिए, अभी प्रेजेंट टाइम पे हो सकता है मोतीलाल का जो मिड कैप फंड है वो लाइक बेंचमार्क इंडेक्स 1% अगर बढ़ रहा है, तो मोतीलाल का जो इंडेक्स है वो 1% से थोड़ा, मोतीलाल जो फंड है मिड कैप, वो 1% से थोड़ा कम बढ़ रहा हो। इसका एक तो सबसे बड़ा रीजन है कि भाई 30% तक तो इन्होंने कैश डेट वगैरह में ही इन्वेस्ट कर रखा है, 25-30% के लगभग में 65-70% ही इनकी इक्विटी के अंदर अभी के टाइम पे एलोकेशन है। पहली तो ये चीज हो जाती है। तो 100 रुपए में से 60-70 रुपए तो इन्वेस्ट करके ही रखे हुए हैं, तो 60-70 पे ही रिटर्न बनेगा, 30 तो ऐसा ही है। इसके अलावा जो 70% या 65% के पास इक्विटी में है, उसमें भी कुछ लार्ज वगैरह में भी इन्वेस्टमेंट होगा 2-4-5%। तो इस कारण से इंडेक्स से बेहतर अभी ये परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। लेकिन देखो,
कम समय की परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए और ना बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए। मोतीलाल ने पीछे अपने आप को प्रूव किया हुआ है, अप्स डाउन्स आते रहते हैं, लंबे समय में इनकी स्ट्रेटजी अच्छी काम करती है। अब क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स वाली स्ट्रेटजी है तो वॉलेटाइल होगी ही। कैश एलोकेशन भी काफी एग्रेसिव कॉल लेते हैं, बहुत मतलब इन्वेस्ट भी पूरा कर लेते हैं और बहुत एग्रेसिवली कम भी कर लेते हैं। तो ये सब इनकी पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी है। तो अगर आपको भरोसा है स्ट्रेटजी पे तो बने रहना चाहिए, इन सब चीजों को लेकर परेशान नहीं होना चाहिए। ये सब फंड मैनेजर के परेशान होने की चीज है, हमें नहीं होना इन सब चीजों को लेकर परेशान। भनवर सिंह जी का यहाँ पे सवाल है, वांट टू नो योर एडवाइस अबाउट इन्वेस्टमेंट इन एनएफओ या फिर ओल्ड फंड्स ऑफ क्वालिटी एक्टिव म्यूचुअल फंड्स फॉर लॉन्ग टाइम इन प्लेस ऑफ लार्ज कैप एंड फ्लेक्सी कैप, थैंक्स इन एंटिसिपेशन। देखिए, लार्ज कैप हो, फ्लेक्सी कैप हो, स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, कोई भी डाइवर्सिफाइड फंड की कैटेगरी हो, मैं हमेशा ही कहता हूं कि देखो एनएफओ में क्या देखना है, क्या एनएफओ में कुछ ऐसा आ रहा है कि जो पहले से मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है, हमारे काम का है, हमारे फायदे का है। अगर ऐसा कुछ है तो बहुत बढ़िया, जरूर इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन अगर एनएफओ ऐसा आ रहा है किसी फंड का जो कि 20 फंड 25 फंड पहले से मार्केट में पड़े हुए हैं, तो नए फंड में इन्वेस्ट करना मतलब नए फंड के बारे में तो कुछ पता नहीं कि वो कैसा करेगी, क्या स्ट्रेटजी रहेगी, क्या क्या करेगी। तो उससे अच्छा पुराने 20-25 जो फंड्स है उनमें से एक फंड चुन लेते हैं जो कि मतलब जिन्होंने पिछले 8 साल 10 साल 5 साल में अच्छा परफॉर्म किया हो, अपनी स्ट्रेटजी को अपने मैनेजमेंट को प्रूव किया हो, तो वैसा ये डिसीजन लेना ज्यादा बेहतर है। अब फ्यूचर में आप जो फंड चुनोगे वो अच्छा करेगा नहीं करेगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन कम से कम प्रोबेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो जो फंड जो 5 8 10 साल से अच्छा कर रहा है और जो एकदम नया आया है, तो जो पहले से अच्छा करता आ रहा है, जिसके पास एक्सपीरियंस भी ज्यादा है मैनेजमेंट का, स्ट्रेटजी भी अच्छी है, डेवलप्ड है, तो मुझे लगता है उस पे भरोसा, प्रोबेबिलिटी क्योंकि वहां पे ज्यादा है तो वहां पे भरोसा करना ज्यादा बेहतर हो जाता है। ग्रो म्यूचुअल फंड सवाल आया है कि वो डीमेट अकाउंट में नया म्यूचुअल फंड शुरू करने पे शुरुआत हो रही है। तो देखिए, ग्रो का ये आया था बीच में अपडेट, और ग्रो सेलेक्ट करने का ऑप्शन देती है आई थिंक, कि जहां पे आप डीमेट में रखना चाहो तो डीमेट में रख सकते हो, या एसओए में चाहो तो एसओए में कर सकते हो। मैं जीरोधा का यूजर हूं, वहां पे सीधा डीमेट अकाउंट में ही होल्डिंग रहती है म्यूचुअल फंड की भी। तो अगर आप कस्टमर केयर से बात कर सकते हो कि कैसे इस चीज को करना है, और अगर आप चाहते हो कि नहीं करना है ग्रो के साथ तो एसओए में ही सिर्फ करना है, आप एमएफ सेंट्रल के साथ कर सकते हो, डायरेक्टली एएमसी के साथ कर सकते हो। इन सब जगह पे आपका एसओए में ही होल्ड रहता है। और अगर डीमेट में करना है तो आप ब्रोकर के साथ कर सकते हो, इसमें कुछ परेशानी वाली चीज यहाँ पे नहीं है। अब ग्रो को लेकर एक और अपडेट आया कि ग्रो ने जनवरी में ग्रो के अंदर कुछ ग्लिच आ गया था, तो इसको लेकर ग्रो ने अपना फॉल्ट एक्सेप्ट नहीं किया और न डिनाई किया है, और यहाँ पे लगभग 30-35 लाख रुपए का फाइन सेबी के पास इन्होंने सेटलमेंट के लिए पे कर दिया है। तो ये सारी आज की अपडेट थी, और कैसी लगी अपडेट कमेंट में जरूर बताना। और जहां एक अपडेट और थी कि जहां तक जीरो टैरिफ वाला जो बात हुआ था कि भारत ने अमेरिका को जीरो टैरिफ ऑफर किया है, तो इन सब को लेकर जयशंकर साहब ने मना कर दिया कि ऐसी कोई चीज नहीं है। कोई भी टैरिफ का जो नेगोशिएशन होगा ये बहुत पेचीदा काम होता है, और ऐसा कुछ होगा जहां पे दोनों कंट्री को फायदा हो सके। ऐसा कुछ नहीं होगा कि भारत को नुकसान हो और सिर्फ अमेरिका को ही फायदा हो। तो आप अपनी राय इन सारी चीजों के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना।